माइक 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 कहाँ है? ये माइक लग गया। ओके स्टार्ट। ठीक, गुड इवनिंग। नेक्स्ट क्लास देखते हैं आगे का टॉपिक क्या है। इसमें आगे का टॉपिक है लैंगिक जनन की अवस्थाएं। ठीक है, अब लैंगिक जनन में कौन कौन सी अवस्थाएं आती है उनके बारे में पढ़ना है हमें। लैंगिक जनन की अवस्थाएं। ठीक है, लैंगिक जनन की 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। पहले तो हम चार्ट के द्वारा देख लेते हैं इसको, कौन कौन सी अवस्था है। एक तो है निषेचन पूर्व। ठीक है, तो निषेचन पूर्व में कौन सी अवस्थाएं आएंगी आप लोगों को पता होगा। जब निषेचन नहीं होता है तो सबसे पहले क्या होगा, युग्मकों का निर्माण। ये तो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझाया था, लेकिन आज फिर वापस देखेंगे क्योंकि अपनी बुक में अपने अब जो अगला टॉपिक है वो यही है, तो आप लोगों को ये वापस समझाना पड़ेगा, तो मैं वापस बता दूंगा अभी। फिर युग्मक स्थानांतरण। ठीक है, तो निषेचन पूर्व तो क्या होगा, युग्मकों का निर्माण होगा, फिर युग्मकों का स्थानांतरण, मतलब युग्मकों को जहां जाना होता है वहां पर पहुंच जाएंगे। फिर निषेचन पूर्व के बाद कौन सी अवस्था होगी, कौन सी क्रिया होगी, निषेचन की क्रिया होगी। ठीक है, फिर निषेचन की क्रिया के बाद तो निषेचन पश्चात, निषेचन पश्चात। ठीक है, तो लैंगिक जनन की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं, 3 अवस्थाएं। एक तो निषेचन पूर्व, एक निषेचन और एक निषेचन पश्चात। तो निषेचन पश्चात क्या होगा, जैसे ही निषेचन हो जाता है तो आप लोगों को मैंने बताया था निषेचन होने के बाद किसका निर्माण होगा, बता दिया करो फटाफट, युग्मनज। और युग्मनज के बाद किसका निर्माण होगा, भ्रूण का निर्माण होगा। ठीक है, तो आज हमें ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं, निषेचन पूर्व, निषेचन, निषेचन पश्चात। निषेचन पूर्व में क्या होता है, युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मकों के निर्माण के बाद युग्मकों का स्थानांतरण होगा, मतलब जहां पर निषेचन क्रिया होगी वहां ये पहुंचेंगे कैसे, पहुंचते कैसे हैं। ठीक है, उसके बाद निषेचन की क्रिया होगी, निषेचन की क्रिया के बाद युग्मनज बनेगा और युग्मनज के बाद भ्रूण का विकास होगा। ठीक है, अब ये सब क्रियाएं तो वैसे मैंने आप लोगों को पहले जो पहली या दूसरी क्लास थी उसी में बता दिया था। इसको बंद कर दो, गेट को लगा दो। ठीक है, अब देखो हमें ये सारा टॉपिक मैंने आप लोगों को पहले पढ़ा दिया, लेकिन आज ये नया टॉपिक के रूप में आया है तो इसको वापस पढ़ना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब देखो निषेचन पूर्व, पहले तो ये देखेंगे हम इसमें युग्मकों का निर्माण कैसे हुआ और युग्मकों का स्थानांतरण कैसे हुआ। ठीक है, तो ये आप लोग चार्ट उतार लेना। अब मैं आप लोगों को युग्मकों का निर्माण ये क्रिया बताने वाला हूं, तो हेडिंग बन गया हमारे पास युग्मकों का निर्माण। ठीक है, अब देखो अभी तो मैं वैसे ही आप लोगों को जंतु से बताता हूं, नर और मादा के रूप में, पादपों के बारे में बताना है, सबके बारे में बताना है मुझे। ठीक है, तो पहले तो मैं आप लोगों को समझाने के हिसाब से युग्मकों का निर्माण होता कैसे। देखो जो मनुष्य है, मनुष्य किस रूप में होगा, या तो नर के रूप में होगा या फिर किस रूप में होगा, मादा के रूप में होगा। बताया था मैंने आप लोगों को पहले, मनुष्य रूप में होता है तो कौन सी अवस्था में होता है, 2n अवस्था में। 2n का मतलब मैंने बताया था द्विगुणित, और द्विगुणित का मतलब होता है कि प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। ऐसे ही मादाओं की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। तो 2n 2n, आगे बात समझ में, सॉरी। नर में नर जननांग क्या होते हैं, वृषण। तो ये वृषण नर की ही कोशिका है
तो कौन सी अवस्था में है, 2n अवस्था में, ठीक है। और मादाओं के अंदर मादा जनन अंग क्या होगा, अंडाशय होगा, ठीक है। ये कौन सी अवस्था में होगा, ये भी 2n अवस्था में होगा, क्योंकि अंडाशय मादा शरीर का ही एक अंग है और ये मादा शरीर की एक कोशिका है, ठीक है। तो ये भी 2n अवस्था में है। फिर वृषण और अंडाशय के अंदर कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, वेरी गुड, ठीक है। फिर वृषण में अर्धसूत्री विभाजन होगा तो किसका निर्माण होगा, शुक्राणु का। और अंडाशय में अर्धसूत्री विभाजन होगा तो किसका निर्माण होगा, अंडाणु का। और अर्धसूत्री का मतलब मैंने बताया था कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी रह जाती है, आधी रह जाती है, गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। ये 2n है तो ये n और ये भी n। इस शुक्राणु को क्या बोलते हैं हम, नर युग्मक। और अंडाणु को क्या बोलते हैं हम, मादा युग्मक। तो किसका निर्माण हो गया, युग्मकों का निर्माण हो गया। तो पहला टॉपिक ही हमें क्या पढ़ना था, युग्मकों का निर्माण कैसे होता है। आगे बात समझ में। तो शुक्राणु नर जनन कोशिका व मादा जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया के द्वारा नर युग्मक और अंडाशय में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा मादा युग्मक का निर्माण होता है। ये बातें तो मैंने आप लोगों को पहले वाली क्लास में भी बता दी थी। किसी को कोई दिक्कत है क्या इसमें, ठीक है। ये तो उतारने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, मैं इसमें लैंग्वेज लिखा देता हूं सिंपल सी, ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज लिखा देता हूं। ये समझने के लिए बताया आप लोगों को भाई नर युग्मक का निर्माण कैसे होगा और मादा युग्मक का निर्माण कैसे होगा, ठीक है। अब इसमें लैंग्वेज लिखते हैं हम। नर व मादा प्राणी के द्वारा नर व मादा प्राणी के लैंगिक अंगों में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, लैंगिक अंगों में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा नर युग्मक व मादा युग्मक, नर युग्मक व मादा युग्मक का निर्माण होता है। ये युग्मक लैंगिक द्विरूपता के आधार पर, ये युग्मक लैंगिक द्विरूपता के आधार पर अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब देखो नया वर्ड क्या आ गया हमारे सामने, लैंगिक द्विरूपता। तो आप लोग देखते घबरा गए होंगे ये क्या लिख दिया सर ने, हमें तो युग्मकों का निर्माण यहाँ तक ही समझ में आया था सर, फिर आपने ये आगे कौन सी लाइन जोड़ दी, ये युग्मक लैंगिक द्विरूपता के आधार पर अलग अलग होते हैं। सही बात है नहीं है, तो लैंगिक द्विरूपता पढ़ना पड़ेगा अब हमें। इसका मतलब अब देखो लैंगिक द्विरूपता का मतलब क्या है,
ठीक है, ये तो चार्ट समझ में आ गया आप लोगों को? कोई दिक्कत है क्या इस चार्ट में? नहीं है ना, क्योंकि ये लैंगिक जनन की अवस्था है। अब सबको पता है लैंगिक जनन का मतलब होता है निषेचन। निषेचन के पूर्व की अवस्था होगी और निषेचन के पश्चात की अवस्था होगी। 3 अवस्थाएं होगी इसकी, निषेचन पूर्व, निषेचन और निषेचन पश्चात। निषेचन पूर्व का मतलब क्या होता है? युग्मकों का निर्माण और युग्मकों का स्थानांतरण। फिर निषेचन की क्रिया होगी, निषेचन पश्चात में युग्मनज का निर्माण होगा और भ्रूण का निर्माण होगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमने युग्मकों का निर्माण अभी चार्ट के द्वारा भी समझाया, और लैंग्वेज आप लोगों को यहां तक की तो बात समझ में आ गई। लेकिन इस सर ने क्या लिख दिया, ये युग्मक लैंगिक द्विरूपता के आधार पर अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमें लैंगिक द्विरूपता का मतलब पता होना चाहिए। अब देखो, ऊपर का मिटाना पड़ेगा। अब देखो, आप लोग किसी भी जीव को या किसी भी जीव की बाह्य संरचना को देखकर पहचान जाते हैं क्या? क्यों भाई बच्चों? बालक बताओ मुझे, क्या आप किसी जीव की बाह्य संरचना के आधार पर या कि आप बाह्य संरचना को देखकर ये पहचान सकते हैं कि ये नर है या मादा है? पहचान जाते हैं ना? ठीक है, आप लोग मुझे देख के पहचान रहे होंगे मैं नर हूं या मादा हूं, पहचान रहे हो? या आप लोग अपने आप को देखकर पहचान सकते हैं आप नर हैं या मादा हैं? पहचान जाते हैं ना? वेरी गुड, बस यही परिभाषा है लैंगिक द्विरूपता की। तो लैंगिक द्विरूपता का मतलब क्या होता है? जब किसी भी जीव को उसकी बाह्य संरचना के आधार पर पहचाना जाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। जैसे अभी मैं एक डायग्राम बनाता हूं, देखो ये मैंने एक डायग्राम बनाया, ठीक है, ये एन और ये एन। बताओ ये क्या है? बताओ ये किसका डायग्राम होगा? ये किसका डायग्राम है? शुक्राणु का। आप लोगों ने इसकी बाह्य संरचना देखकर पहचान लिया। और ये किसका होगा? अंडाणु का होगा। आपने क्या किया? इसकी बाह्य संरचना देखकर इसको पहचान लिया। मैंने तो नहीं बताया, आप लोगों ने जैसे ही डायग्राम देखा तो आप लोगों को पता चल गया कि हाँ, कि ये तो शुक्राणु है और ये क्या है? अंडाणु है। तो परिभाषा क्या कहलाती है लैंगिक द्विरूपता की? जब किसी भी जीव को उसकी बाह्य संरचना के आधार पर पहचाना जाता है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। आगे बात समझ में, परिभाषा लिखते हैं। लैंगिक द्विरूपता जीवों को उनकी बाह्य संरचना के आधार पर बाह्य संरचना के आधार पर पहचान कर अलग अलग करना ही लैंगिक द्विरूपता कहलाता है। आगे बात समझ, लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। ठीक है, अब देखो, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं में युग्मकों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे नर की बात करें तो शुक्राणु, मादा की बात करें तो अंडाणु, पादपों में नर की बात करें तो परागकण, और पादपों में मादा की बात करें तो अंडाणु, अंडाणु नहीं अंड कोशिका। ठीक है ना? इसी प्रकार से और भी जंतुओं के जीव पादपों की बात करें तो पुंधानी, स्त्रीधानी, बहुत सारे नाम आते हैं। तो वो नाम मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अलग अलग जंतुओं में युग्मकों को किस किस नाम से जाना जाता है। ठीक है,
विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं में, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं में युग्मकों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। दूसरा मार्क कर देना, अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब कौन कौन से नाम, ये लाइन अभी भी टेढ़ी जाती है ना, लाइनें टेढ़ी जाते बोल दिया कर भाई, सर लाइन थोड़ी टेढ़ी जा रही है, ठीक है ना। हाँ इधर कर दे इसको, सामने दिखता रहेगा। ठीक है बस दिख रहा है, जाते मैं देख लूंगा। अब देखो सबसे पहले तो हम देखते हैं ब्रायोफाइटा, ठीक है। इसके साथ ही जोड़ देते हैं हम टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में नर होगा और इधर मादा होगी। नर और मादा सब में पाए जाएंगे। तो नर में तो किसका निर्माण होगा, पुंधानी का, और मादा में किसका निर्माण होगा, मादा में निर्माण होगा स्त्री धानी का। आगे बात समझ में भाई। जैसे नर के अगर जंतुओं की बात करें तो नर में तो क्या बनते हैं, वृषण बनते हैं, और मादाओं में क्या बनते हैं, मादाओं में बनती है, बोलो बोलो, अंडाशय, ठीक है ना। ऐसे ही नर में यहाँ क्या बनेगी, पुंधानी, और मादा में क्या बनेगी, स्त्रीधानी बनती है, ठीक है। तो पुंधानी में तो किसका निर्माण होगा और स्त्रीधानी में किसका निर्माण होगा। पुंधानी में बनेंगे पुमणु, ठीक है। ये हो गए नर युग्मक, यहां लिख देता हूं मैं नर युग्मक, ठीक है। और यहां बनेगी अंड कोशिका। अंड कोशिका क्या हो गई, मादा युग्मक। आगे बात समझ में, ठीक है। ये तो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा की बात हो गई। इसी प्रकार से जिम्नोस्पर्म और वेरी गुड एंजियोस्पर्म, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में भी क्या होंगे, नर होंगे और मादा होगी। अब आप लोग थोड़ा सोच के बताओ, नर को क्या बोलते हैं और मादा को क्या बोलते हैं, पता होगा, नहीं पता है। पुंके लिखने के बाद तो पता चलता ही है, पुंकेसर, और इधर अब तो याद आ ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। पुंकेसर और स्त्री केसर, ठीक है। पुंकेसर में किसका निर्माण होगा ये तो पता होगा, अब बताओ, नहीं पता, परागकण। और इधर अभी तो बोला ही था मैंने थोड़ी देर पहले, अंड कोशिका। तो परागकण तो क्या हो गया, नर युग्मक, और ये क्या हो गई, मादा युग्मक। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा में बोलेंगे, टेरिडोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में, ठीक है। इसके बाद जंतुओं में देखते हैं हम, जंतु में क्या होगा, नर होगा और मादा होगी, ठीक है। नर होगा और मादा होगी। नर में नर जनन अंग क्या होते हैं, वृषण, और मादा जनन अंग क्या होता है, अंडाशय, ठीक है। वृषण में किसका निर्माण होगा, वेरी गुड, किसका निर्माण होगा, शुक्राणु, और इसमें किसका निर्माण होगा, अंडाणु। शुक्राणु क्या है,
नर युग्मक, अंडाणु क्या है, मादा युग्मक। आगे बात समझ में, किसी को कोई दिक्कत है क्या? ये क्या है, विभिन्न प्रकार के जंतुओं में युग्मकों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो विभिन्न प्रकार के जंतु तो हटा देते हैं यहाँ, विभिन्न प्रकार के जीव में जीव लिख देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि ये तो पादप है ना, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। विभिन्न प्रकार के जीव में युग्मकों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो विभिन्न प्रकार के जीव कौन कौन से हैं? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और जंतु। ठीक है, तो इनमें युग्मक क्या हो गए? एक तो पुंमणु हो गया, अंडकोशिका होगी, परागकण हो गया, अंडकोशिका होगी, शुक्राणु हो गया और अंडाणु हो गए। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है कि इसमें? नहीं है, नहीं है ना? तो अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम। कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स करते रहना आप लोग, भाई सर हमें यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, हमें यहाँ आ रही है, लेकिन जब पढ़ा रहा हूँ तो नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो कुछ नोट है और कुछ टॉपिक भी मान लो इनको। पहला नोट, उभयलिंगी, या इसका दूसरा नाम किसी को याद है क्या? इसको बोलते हैं हम द्विलिंगी। थोड़ा टेढ़ा जा रहा है ना यार, लिखने में तो सीधा लगता है, ऊपर कैसे जा रहा है? उभयलिंगी, द्विलिंगी। अब नहीं जा रहा आप? ठीक है, मोनोसियस, ये आप लोगों का हेडिंग है। अगला जो युग्मकों का निर्माण चल रहा है उसी के अंदर चल रहा है ये टॉपिक। छोटे छोटे पॉइंट आते हैं। उभयलिंगी क्या है, या इसका दूसरा नाम है द्विलिंगी क्या है, या इसको मोनोसियस भी कहते हैं। अब देखो उभयलिंगी क्या है या द्विलिंगी क्या है। ऐसे पादप या जंतु, ठीक है ना, जिनमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों एक ही जीव में पाए जाएं। ठीक है, तो उसे हम क्या, देखो मोनो मतलब, फिर समझ जाओ, मोनो मतलब क्या होता है? एक। अब एक है, ठीक है, और हम क्या पढ़े, या तो यहां से भी समझ में आ जाएगा उभयलिंगी या द्विलिंगी, सब वर्ड से समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उभयलिंगी, द्विलिंगी का मतलब देखो, द्विलिंगी का मतलब होता है दो। ठीक है ना, उभय का मतलब भी होता है दो स्थान। जैसे आप लोगों ने उभयचर सुना होगा। उभयचर का मतलब क्या होता है? ऐसे जीव जो जल व स्थल दोनों स्थान पर रहते हैं। तो मतलब उभय मतलब एक कॉमन जगह, दोनों स्थान पर रह रहे हैं। ठीक है ना, तो जल व स्थल दोनों पे रहते हैं, तो उन्हें उभयचर कहते हैं। यहाँ पर उभयलिंगी है तो मतलब दोनों जीव, दोनों जीव कौन कौन से? एक तो नर युग्मक और दूसरा है मादा युग्मक। ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों क्या हो? दोनों एक ही जीव के अंदर पाए जाएं, या दोनों एक ही पादप या दोनों एक ही जंतु में पाए जाते हैं। तो उन्हें हम कौन से प्राणी बोलते हैं? उभयलिंगी या द्विलिंगी प्राणी कहते हैं। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताओ, ऐसे कौन से जंतु जानते हो आप लोग जिनमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों एक साथ पाए जाते हैं? एक तो केंचुआ है और एक जोंक है। ठीक है, केंचुआ और जोंक आप लोगों ने देखे होंगे। एक और है इसमें फीता कृमि। ठीक है, और पादप कौन से हैं जिनके अंदर नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों एक साथ पाए जाते हैं? बहुत सारे पादप देखे होंगे आप लोगों ने। एक तो
गुड़हल देखा होगा, ठीक है, गुड़हल जानते हो ना, पिंक पिंक फूल, पिंक पिंक कलर का आता है फ्लावर उसमें। पहले तो प्रैक्टिकल में हुआ करता था, अभी हटा दिया, ठीक है। पीपल, बरगद, अमरूद, ये सब कैसे हैं? ये सब हैं द्विलिंगी। आगे बात समझ में? तो द्विलिंगी का मतलब समझ गए, वे जीव जिनमें नर युग्मक व मादा युग्मक दोनों प्राणी एक ही जीव के अंदर पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं। डेफिनेशन लिखते हैं अब हम इसकी, उभयलिंगी की। सीधा आ रहा है ना अब तो? ऐसे प्राणी जिनमें नर युग्मक व मादा युग्मक, आ रहा है बिल्कुल सीधा, ऐसे प्राणी जिनमें नर युग्मक व मादा युग्मक दोनों एक ही जीव में, दोनों एक ही जीव में या पादप में पाए जाते हैं, उन्हें उभयलिंगी प्राणी या पादप कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे? जंतु, जंतु में क्या लिख दोगे? केंचुआ और जोंक और फीताकृमि, ठीक है, ये सब क्या है? उभयलिंगी। और पादप में क्या लिखोगे? बताओ? आम, पीपल, अमरूद, ये सब क्या है? उभयलिंगी हैं। एक और याद रखना, ये गुड़हल, ठीक है, ये सब क्या है? उभयलिंगी। तो उभयलिंगी का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उभयलिंगी में। अब दूसरा पॉइंट, अगला नोट, एक लिंगी या एक लिंगाश्रयी, या वहां मोनोसियस था और यहां डायोसियस, वहां मोनोसियस था और यहां क्या है? डायोसियस। तो मोनोसिस देखो, उभयलिंगी में कहते हैं ऐसे प्राणी जिनमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों एक ही जीव में या पादप में पाए जाते हैं। तो वहां तो क्या था कि दोनों युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों एक ही पादप में या एक ही जंतु में पाए जा रहे थे, तो उसे तो हमने क्या बोला था? उभयलिंगी। अब यहाँ क्या है? एक लिंगी। अब एक लिंगी का मतलब क्या हो गया? जब नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण अलग अलग जीवों में होता है, जब नर युग्मक व मादा युग्मक का निर्माण अलग अलग जीवों में होता है, जब नर युग्मक व मादा युग्मक का निर्माण अलग अलग जीवों में होता है, उसे एक लिंगी जंतु या पादप कहते हैं। अब एक लिंगी जंतु के एग्जाम्पल बताओ मुझे, एक लिंगी जंतु का एग्जाम्पल बोलो भाई। अरे यार, मनुष्य बोला करो ना।
मनुष्य, शुक्राणु का निर्माण तो नर में होगा और अंडाणु का निर्माण किस में होगा, मादा में होगा। ठीक है, और पादप में बताओ, ऐसे पादप जिसमें परागकण तो अलग पादप में बनते हो और अंड कोशिका अलग पादप में बनती हो, नहीं है क्या पता? ये पपीता से समझ जाओगे आप लोग। आप लोगों ने पपीता के या अरंड का आकड़ी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, तो उसके ऐसे पादप देखे होंगे। पपीता का एक तो ऐसा पादप देखा होगा जिसमें पपीता नहीं बनते, और एक ऐसा पादप देखा होगा जिसमें पपीता बनते हैं। ठीक है, जिसमें नहीं बनते हैं ना, वो तो होता है नर पादप, उसमें परागकणों का निर्माण होता है। और जिसमें बनते हैं, ठीक है, उसमें फल का, क्योंकि अंडाशय से होता है और अंडाशय से विकसित होकर फल में परिवर्तित होता है, तो उसमें अंडाशय है, तो अंडाशय किस में पाया जाता है, मादा पादप में पाया जाता है, तो उसमें अंडाशय पाया जाएगा, तो वो तो होता है मादा पादप। तो नर पादप अलग हो गया, मादा पादप अलग हो गया। तो आप लोगों को ये तो लिखने, पपीता, खजूर, और भी लिख सकते हैं हम इसमें। रिक्शिया, मार्केंशिया, ये छोटे पादप हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? नहीं है। ठीक है, टाइम कितना हो बालक? 31 मिनट। थोड़ा और ले जाते हैं क्लास को आगे, एक दो नोट और लिख लेते हैं इसमें। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, है क्या अंकित? नहीं है ना बालक? अब देखो, यहां से बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो क्वेश्चन में आप लोगों को बता देता हूं कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। आप लोगों ने कुकुरबिटा संघ के सदस्य देखे होंगे। कुकुरबिटा, इसमें कौन आता है? खीरा, ककड़ी। खीरा जानते हो ना, खीरा, और ककड़ी जानते हो, जानते हो ना? तो ये कुकुरबिटा एक पादपों का कुल है। उन पादप के, उस पादप के कुल में खीरा और ककड़ी रखा गया है। ठीक है, और आप लोगों ने एक पादप ये भी देखा है, नारियल का पादप देखा है ना आप लोगों ने, सबने? नहीं देखा हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को पता है नारियल क्या होता है। ये जो खीरा, ककड़ी, एक तो खीरा है, एक ककड़ी है, नारियल का वृक्ष है, ये सब कौन से पादप हैं? ये सब उभयलिंगी होते हैं। ये सब कौन से पादप होते हैं? नारियल का पादप उभयलिंगी होता है। क्यों होता है बताओ? अब थोड़ा दिमाग लगाओ, लगाओ भाई, थोड़ा दिमाग तो लगाया करो, बताओ क्यों होता है? क्योंकि, बताओ आंसर। उभयलिंगी बोल रहा हूं मैं, अलग अलग क्यों होंगे? क्योंकि नर व मादा युग्मक एक ही पादप पर उत्पन्न होते हैं। आगे ना बात समझ में? ये उभयलिंगी क्यों होते हैं, ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था। एक तो नारियल नाम से दिया गया था, अभी एक और लिखूंगा नोट, नोट नंबर 1, तो समझ लो इसको, नोट नंबर 1। ठीक है ना, दूसरा नोट लिखने वाले हैं अपन। तो आप लोग समझ गए, ये क्वेश्चन था नारियल। ठीक है, तो नारियल का पादप उभयलिंगी होता है, और इसके अंदर एक और क्वेश्चन था कि खजूर का पादप एक लिंगी होता है। क्वेश्चन ये होता है कि नारियल का पादप तो होता है उभयलिंगी, व खजूर का पादप होता है एक लिंगी। क्यों? अब क्यों का आंसर आप लोग समझ गए। फिर नारियल का पादप उभयलिंगी क्यों होता है? क्योंकि नर युग्मक व मादा युग्मक एक ही पादप पर उत्पन्न होते हैं, इसलिए ये तो क्या होता है, उभयलिंगी होता है। ठीक है,
अब दूसरा इसमें है पपीता व खजूर, ठीक है। एक लिंगी पादप है, क्यों? क्यों है? अब क्योंकि का आंसर आप लोग बताओ, जल्दी बता दो। क्योंकि, हाँ, क्योंकि नर व मादा युग्मक, क्योंकि नर व मादा युग्मक अलग अलग पादप पर उत्पन्न होते हैं। आगे बात समझ में? तो ये दोनों चीजें आप लोगों को याद करनी है। एक नोट और लिख लेते हैं, और ये नोट भी बोर्ड, मतलब सारे ये तीनों नोट बोर्ड में आए हुए हैं, ठीक है। अगला नोट बोर्ड में क्या था? जो कवक होते हैं ना, कवकों के लिए, कवकों के लिए ना कौन सा वर्ड काम में लिया जाता है? एक तो होता है सम थैलस व विषम थैलस। कवकों के लिए सम थैलस और विषम थैलस, सम थैलस और विषम थैलस शब्दों का उपयोग किया जाता है। अब ये सम थैलस और विषम थैलस क्या होते हैं, इनके बारे में देख लेते हैं हम। समथैलस, दूसरा शब्द क्या है? विषम थैलस। तो समथैलस का मतलब तो होता है द्विलिंगी, और विषम थैलस का मतलब होता है एक लिंगी, ठीक है। विषम थैलस, अभी थैलस का भी मतलब बता दूंगा मैं आप लोगों को, लेकिन अभी हमें समथैलस, कवक जो होते हैं, कवकों के अंदर जो ये हम देख रहे हैं ना, उभयलिंगी और एक लिंगी, ठीक है। तो उभयलिंगी व एक लिंगी शब्द काम में नहीं लेते, वहां पर कवकों के लिए क्या काम में लेते हैं? समथैलस और विषम थैलस। तो विषम थैलस, समथैलस का मतलब क्या होता है? द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी का मतलब क्या है? दोनों युग्मक एक ही जीव में पाए जाएंगे। और एक लिंगी का मतलब, विषम युग्मक, विषम थैलस का मतलब क्या होता है? एक लिंगी, मतलब नर युग्मक अलग में कवक में बनेगा और मादा युग्मक अलग कवक में बनता है। तो ये समथैलस और विषम थैलस। अब यहाँ पर थैलस भी देख लेते हैं, थैलस का मतलब क्या होता है? थैलस का मतलब होता है ऐसे पादप जो जड़, तना, पत्ती में विभक्त नहीं होते हैं। आगे बात समझ में? तो ऐसे पादप जो जड़, तना, पत्ती में विभक्त नहीं होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? थैलस कहते हैं। जैसे मैंने आप लोगों के सामने ये बनाया है, इसमें कहीं आप लोगों को जड़, तना, पत्ती दिखाई दे रही है क्या? नहीं दिखाई दे रही ना। तो ऐसे पादप जो जड़, तना, पत्ती में विभक्त होते हैं, ऐसे पादप जो जड़, तना, पत्ती में विभक्त नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ये एक प्लांट है, ठीक है, कवक है ये। तो ऐसे पादप जो जड़, तना, पत्ती में विभक्त नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? थैलस कहते हैं। आगे बात समझ में सबको? टाइम कितना हुआ अब? ठीक है, ये आप लोगों के एक टॉपिक जो युग्मकों का निर्माण था वो टॉपिक चल रहा है आप लोगों के, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत और बचा हुआ है, वो नेक्स्ट क्लास में हम समझ लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ठीक है।